चलो पेज नंबर 28 पे आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। एसबीसी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना, पेज नंबर 28 से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने निधि कंपनीज के बारे में बात की थी, उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ कंपनी है दैट इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर कंपनी। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप है। पुराने एक्ट में भी इस टाइप की कंपनीज बनती थी और नए एक्ट में भी रेफरेंस है ऑब्वियसली। प्रोड्यूसर कंपनीज का फॉर्मेट क्या है और क्यों ये टाइप की कंपनीज बनाई जाती है वो इंटेंशन आप समझ लो। ये इसके पहले प्रोड्यूसर कंपनी के पहले जो फॉर्मेट यूज होता था इसको बोलते थे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बेसिकली जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड लोग हैं, एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री जिसे अपने बोलते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग है, और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, फिशिंग इंडस्ट्री हो सकती है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं उन सबके रेफरेंस में जो बिजनेस करने का तरीका है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेट बड़ा कॉमन है। ठीक है, अमूल वाला जो ब्रांड है वो भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को साथ में लेके ही काम कर रहे हैं। तो विलेज लेवल पे लोगों ने क्या किया, फार्मर्स ने और डेयरी फार्मिंग में जितने लोग हैं उन्होंने लोकल लेवल पे अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली, फिर बिजनेस करने लगे। तो उससे क्या होता है ना, गांव के सारे लोग जो एक इंडस्ट्री में वो सब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है, लीगली उसको ऑन पेपर मैनेज करना ईजी है। लेकिन फिर जब बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है, एक स्टेट से बाहर जाके बिजनेस करना है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि हर स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स अलग अलग है। मतलब सेंट्रल एक्ट तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन लोकल एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। अब वहां पे आते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। गुजरात का कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। अब गुजरात की सोसाइटी महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही है ना, तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लीगल टर्म्स में। तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से उनके लिए बिजनेस करना डिफिकल्ट हो रहा था अगर मल्टी स्टेट लेवल पे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रहे हैं। उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला कि बोले काम करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेट को छोड़ दो, आप कंपनी बना लो। कंपनी में हम आप जैसे असेसीज जितने भी हैं, एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग वाले, इनके लिए अलग कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं, उसको नाम दे दिया प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये सारा इन लोगों से कनेक्टेड है और इसके लिए सेक्शंस बनाए गए। पुराने एक्ट में जो सेक्शन थे उसकी सीरीज 581 का ब्लॉक था और अभी नए वाले में सीरीज जो है वो चेंज हो गई। तो 581 अब नहीं है, उसके बदले 465 बोला हुआ है उन्होंने। तो ये नए सेक्शंस आ गए। एक सेकेंड, ये भी पुराने एक्ट के रेफरेंस में ही है। ओके, ये पुराने वाले में 581 टू मतलब 581 कैपिटल ए से लेके जेड टी तक का पूरा ब्लॉक है वो बोला हुआ है। नए वाले का रेफरेंस देख लेते हैं इन्होंने दिया है कि नहीं। बराबर 465 ही है, करेक्ट है। तो 465 जो है 2013 में है, 581 पुराने एक्ट का है। और नंबर अगर कहीं सेक्शन नंबर कोट करना भी पड़े तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन है, नंबर ध्यान है आपको अपने एक्ट में कितने सेक्शन? 470। तो 470 है तो 581 तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली 581 सेक्शन नंबर अगर है तो वो कौन सा एक्ट का होगा, पुराने एक्ट का। और नए वाले में 465 है, एंडिंग के सेक्शंस में इसको रेफरेंस दिया हुआ है, ऐसा बता दिया। ठीक, अब पुराने एक्ट के हिसाब से बात करें या नए एक्ट के हिसाब से बात करें, ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सिमिलर रहने वाले हैं। इन्होंने एक आंसर दे रखा है दैट इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, और ये पूरा आंसर एग्जाम में पूछ सकते हैं, पहले पुराने पेपर्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है, रिपीट भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब लिस्ट है कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अब प्रोड्यूसर कंपनी में जो लोग मेंबर बनते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। जैसे कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या डेयरी फार्मिंग में है या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, इवन फ्लावर्स का जो बिजनेस होता है, फ्लावर्स को ग्रो करना, वो सारा भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। लिस्ट में देख लेते हैं 581 कैपिटल बी जो सेक्शन है पुराने एक्ट का, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे समझाए हुए हैं। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस। प्राइमरी प्रोड्यूस मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मेंबर्स और द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर देयर बेनिफिट। एक होता है सेकेंडरी प्रोड्यूस, जैसे पोटैटोज को ग्रो करना प्राइमरी प्रोड्यूस हो गया, उसमें से वेफर्स बनाना और सेकेंडरी प्रोड्यूस हो गया, उस कैटेगरी में प्राइमरी प्रोड्यूस की बात हो रही है।
प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ये सारे प्रोसेसेस जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर किए, पैकेजिंग, ये सब भी प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स मेनली टू द मेंबर्स. प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल टू मेंबर्स. रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एटसेट्रा. जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉर दिस पर्पस. इंश्योरेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस, क्रॉप इंश्योरेंस और ये सब जो होता है वो भी इसमें कवर हो जाता है. तो ये प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स को दी जाने वाली सारी फैसिलिटीज वो भी प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में ही कवर हो जाती है. ये कैटेगराइजेशन किया और कुछ नहीं. प्रमोटिंग द टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना. फार्मर्स को भी आजकल मॉडर्न टेक्निक्स समझ में आ गई है और मॉडर्न टेक्निक्स का अच्छे से यूज़ करते हैं, बट उनको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग किसी ना किसी ने प्रोवाइड की होगी. तो अगर प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो ये भी प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स का एक पार्ट है, उसी लिस्ट में कवर हो जाएगा. वेलफेयर मेजर्स भी कवर हो जाएंगे. मतलब इन शॉर्ट इनसे कनेक्टेड सारी चीज़ें, फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब कुछ आ गया. प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे काम हो सकते हैं. तो जो भी एंटिटीज ये सारा काम कर रही है तो खुद प्राइमरी प्रोड्यूस में इन्वॉल्व है या प्राइमरी प्रोड्यूस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब प्रोड्यूसर कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है. ये क्लैरिफाई की. तो ये पूरी शॉर्ट नोट पूछेंगे तो आपको पॉइंट्स को एनलिस्ट करना है, तो उस हिसाब से आंसर को याद रखना पड़ेगा. और सेक्शन कोड कर सको तो अच्छी बात है, एक ही सेक्शन है 581 कैपिटल बी, वो अपने लिख सकते हैं. ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंपनी में इतना ही कंटेंट दिया हुआ है शॉर्ट में. नेक्स्ट अगली कैटेगरी जो है दैट इज फॉरेन कंपनी. और फॉरेन कंपनी के बारे में बेसिक तो बात अपने कर चुके हैं कि जिन कंपनीज का जो होम ब्रांच है वो किसी और कंट्री में है और होस्ट कंट्री इंडिया है, यहाँ पे कोई ब्रांच सेटअप कर रखी है तो उसको अपने फॉरेन कंपनी बोलेंगे. यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें भी सेम बात की हुई है, लेकिन कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनीज के कंप्लायंसेस के लिए जो सेक्शंस का रेफरेंस है वो पूरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है. तो एक एक करके इन सेक्शंस को देख लेते हैं क्या बोला हुआ है. मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है तो आपके लिए रिलेट करना ईजी रहेगा. जो ब्लॉक है दैट इज 379 टू 393, ये सेक्शंस रहेंगे. सबसे पहले इसमें आ रहा है सेक्शन 380. एवरी फॉरेन कंपनी विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मस्ट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फाइल विद आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन. तो सेटअप करते ही 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ये बोला. डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैच्यूज, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. Or other instruments constituting or defining the constitution of the company, and if the instrument is not in the English language, a certified translation thereof in English language. आपका ओरिजिनल मेमोरेंडम कोई और लैंग्वेज में हो सकता है अगर मतलब कंपनी जो है किसी और कंट्री को बिलोंग करती है, तो उसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, हेड ऑफिस जो भी है आपको उसका पूरा एड्रेस, डायरेक्टर्स की लिस्ट, कंपनी के जो सेक्रेटरीज हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं उनके नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. इंडिया में कौन है आपका ऑथोराइज्ड एजेंट जो कंपनी के बिहाफ पे नोटिसेस एक्सेप्ट करने का पावर रखता है, उसकी डिटेल्स. पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर कोई आपकी ब्रांचेस क्लोज हो रही है, कोई नई ओपन हो रही है तो उसका अपडेट रेगुलरली देना पड़ेगा. डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया हैव एवर बीन कन्विक्टेड और डीबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उनका क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केस चल रहा है उनके ऊपर या उनको डिक्लेयर कर दिया कि आप कंपनी में काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई लीगल कन्विक्शन नहीं, ये क्लियर बोला. और भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो ये 380 की लिस्ट होगी. नेक्स्ट, एवरी फॉरेन कंपनी हैज टू इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी, द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज एग्जिबिटेड इन द स्पेसिफाइड प्लेसेस और डॉक्यूमेंट्स. फॉर्मेलिटी होगी, हर जगह ये सब चीज़ें मेंशन की होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में जहाँ भी नीडेड. फिर 381 का रेफरेंस आ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा. बैलेंस शीट और पीएनएल की जो कॉपी है वो आरओसी को हर साल प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट करनी पड़ेगी. और बोला है एवरी कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर बोला हुआ है, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी जगह पे जैन टू दिसंबर वाला ही ईयर फॉलो करते हैं. अपने यहाँ के अप्रैल टू मार्च अलग हो गया, जैन टू दिसंबर अलग हो गया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जगह जैन टू दिसंबर ही फॉलो करते हैं ताकि वो जो अपना कैलेंडर ईयर है उसके साथ ही कोइंसाइड हो जाए. फाइनेंशियल ईयर को अलग नहीं रखा है, तो इसलिए फिर कैलेंडर ईयर के रेफरेंस में ये बात बोली हुई ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए. फिर 376 का रेफरेंस है, where a foreign company which has been carrying on business in India ceases to carry on such business, it may be wound up as an unregistered company under the given sections, even though the company has been dissolved or ceased to exist under the laws of the country
इन विच इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड। अभी थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, बहुत डिटेल में वो गए नहीं है, जैसा बोला है वैसा अपने ध्यान रख सकते हैं। भाई इंडिया में जो उनका बिजनेस है वो बंद कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी है तो कहीं और उनका हेड ऑफिस होगा, तो हेड ऑफिस हो सकता है कि पहले ही सीज टू एग्जिस्ट कर गया, लेकिन इंडिया में उनकी जो एंटिटी है वो चल रही है, ऐसा भी होता है। अब जैसे बीच में एक मैटर आया था, थॉमस एंड कुक जो ब्रांड है, आपको आइडिया होगा, ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए आप बुकिंग करा सकते हो, तो होटल पैकेजेस और वो सब टूर्स वो लोग अलाउ करते हैं। और थॉमस एंड कुक है यूएस की कंपनी। कोविड के टाइम पे उन्होंने बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी कि भाई हम बैंक्रप्ट हो चुके हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी में चले गए। इंडिया में भी थॉमस एंड कुक वाले की ब्रांचेस काफ़ी जगह पे, और तब दिवाली सीजन था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रिप्स बुक करा रखी थी, तो इंडिया में पैनिक क्रिएट हो गया कि यार इतने पैसे दे रखे हैं, और फॉरेन ट्रिप्स के लिए जनरली पॉपुलर है, तो लोगों ने लाखों रुपए दिए होते हैं। अब बोला ये पैसा फंस जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि भाई थॉमस कुक जो पेरेंट कंपनी है यूएस की, उन्होंने बैंक्रप्सी डिस्क्लोज की है। इंडिया में जो थॉमस कुक वाली कंपनी है वो तो एक फ्रेंचाइज मॉडल पे है, उसका ओनर जो है वो एक इंडियन कंपनी, वो ब्रांड वो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का ओनरशिप डिफरेंट है, तो ये कंपनी बंद नहीं हो रही। तो इंडिया में जिन लोगों ने थॉमस कुक के थ्रू बुकिंग कराया है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपके पैकेजेस कंटिन्यू होंगे, जो पैसा दिया हुआ है डूबने वाला नहीं है। हम कंपनी बंद नहीं कर रहे, ओरिजिनल कंपनी बंद हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट कंपनी बंद हो जाए, लेकिन उनका ब्रांड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि उसका अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अलग से किया हो, वो रेफरेंस आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो चुकी है। फिर इसके बाद Section 379 provides that where not less than 50% of the paid-up share capital, whether equity or preference, or partly equity and partly preference of a foreign company, is held by one or more citizens of India, or by one or more body corporates incorporated in India, in either single way or aggregate. Such company shall comply with such provisions of this Act as may be prescribed by the central government with regard to the business carried on by it in India, as if it were a company incorporated in India. अब ऐसा बोल रहे हैं कि है फॉरेन कंपनी, लेकिन 50% से ज़्यादा कैपिटल किसके पास है? इंडिया के लोगों के पास या इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास। तो बोले ये फिर फॉरेन कंपनी तो सिर्फ बोलने के लिए है, इसको हम इंडियन कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज आधे से ज़्यादा कैपिटल इंडियंस की ओनरशिप में है, तो उनको सारे रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे एज इफ कि वो एक इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड इंडियन कंपनी, ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, 384 सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है, बोला इनको इंडियन कंपनीज की तरह कुछ सेक्शंस जो है वो एज इट इज़ फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसमें से कुछ अपन ने पढ़ लिए, कुछ बाकी है, फिर सेक्शन नंबर्स आपको बता देता हूँ, बाकी कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। 71 सेक्शन का रेफरेंस है, वो डिबेंचर्स वाला है, तो बोले सेम प्रोविजंस इनको भी फॉलो करने हैं। सेक्शन 92 अपना बाकी है, एनुअल रिटर्न्स, वो कंपनी लॉ में 9 चैप्टर में कवर होगा, तो बोला वो रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। 128 सेक्शन चैप्टर 8 में है, अकाउंट्स वाला, ऑडिटिंग अपने पढ़ रहे थे ना, तो अकाउंट्स वाले पार्ट में है, वो भी फॉलो करना है। इंस्पेक्शन, स्पेशल ऑडिट के सेक्शंस, इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस, रजिस्ट्रेशन और चार्जेस चैप्टर 5 जो पढ़ा वो भी एप्लीकेबल है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस अपन अपने सिलेबस में पढ़ते नहीं है, कंपनीज एक्ट में है, ये सब इनके ऊपर अप्लाई होंगे, सिर्फ इतना बोला हुआ। ठीक है, और इनका कोई भी अगर शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस अगर इंडिया में है, तो उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी के बारे में बेसिक आइडिया उन्होंने यहाँ पे दे दिया, क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें दैट इज कॉल्ड अ ब्रांच ऑफिस। अभी थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। इंडिया में फॉरेन कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ब्रांचेस ओपन कर सकती है, वही हम बात कर रहे थे, तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्रांच ऑफिस बोला जाएगा। और इसमें कुछ कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एफडीआई, फेमा के रूल्स, आरबीआई के रूल्स, ये सब आ जाएंगे इन बिटवीन, तो उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, फॉरेन कंपनीज एज दे ग्रो seek to expand their business over the globe. The establishment of the branch offices achieves this strategic growth. This article explains the route to be taken by these foreign companies in establishing their branches and the compliances to be met in the process, focusing solely on the establishment of the branch office and not liaison or project offices. ये दूसरी कैटेगरी होती है। Branch offices help companies with an easier management of their business in a particular area. It is an extension of the parent company. ये मीनिंग बता दिया। डेफिनेशन भी दे रखी है फॉरेन कंपनी की, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो रिपीट कर रहे हैं। बोल रहे हैं फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन है वो ब्रांच ऑफिस में भी एप्लीकेबल होती है, इसलिए उसको एक बार फिर से समझा दिया उन्होंने। और इंडिया में अगर इसको सेटअप करना है तो आरबीआई और फेमा के रूल्स के हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ेगा। देखते हैं रूल्स में क्या बोल रहे हैं। सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, फेमा का एक्ट है, अब इसमें अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली और जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाएगा। बोला फेमा के आने से पहले जो एंटिटीज ऑलरेडी इंडिया में सेटअप थी उनको भी अब फेमा के रेगुलेशंस के हिसाब से और रीसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अपने ऑफिसेज को री रजिस्टर करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा।
तो रूल सबको ही फॉलो करना है, ये बोल दिया। ठीक है, बेसिक कंडीशन क्लियर हुई, ब्रांच ऑफिस का सिस्टम कैसे सेटअप किया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग और रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं कि आरबीआई क्या गाइडलाइंस इन पे इम्पोज करता है, वो देख लो। 2 रूल्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू आप सेटअप कर सकते हो। एफडीआई वाला जो सिस्टम होता है ना, उसी का रेफरेंस है। कुछ आइडिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की एंटिटीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसके रूल रेगुलेशन ये एफडीआई के रूल्स में और फेमा के एक्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो एक बोला रिजर्व बैंक का रूट है, देखें इसमें क्या है। इट इज टेकन व्हेन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द फॉरेन कंपनी फॉल्स अंडर द सेक्टर्स where 100% FDI is permissible and prior approval of RBI is not required if the government approval or the license or permission by the concerned ministry has already been granted। तो ये एक रेफरेंस हो गया। एक तो आरबीआई से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 100% एफडीआई उस सेक्टर में अलाउड है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, जिस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो उस सेक्टर को रिलेट होती हुई जो आपकी मिनिस्ट्री है या रेगुलेटर है, उनसे आपने लाइसेंस या परमिशन पहले ही ले लिया, तो आरबीआई से फिर से पूछने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा बोला कि अगर एफडीआई 100% अलाउड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट रूट के थ्रू आप परमिशंस लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 100% अलाउड नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनर चाहिए, वैसा रहेगा, तो उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। द आरबीआई हैज़ अ फ्यू अदर कंसिडरेशंस ऑल्सो, कुछ कंडीशन रखिए। पहले बोला कि जो भी ये ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहा है उनका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा उनके होम कंट्री में, और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम ये ब्रांच ऑफिस सेटअप करने देंगे, ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा। नेटवर्थ की बात भी की, बोला नेटवर्थ जो है इट हैज़ टू बी इक्वल टू और मोर देन 1 लाख यूएस डॉलर्स, उसके बाद ही अलाउ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी फॉर ओपनिंग सच ऑफिस इन इंडिया शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड शैल बी फॉरवर्डेड बाय द एडी कैटेगरी 1 बैंक। एडी कैटेगरी 1 बैंक मतलब इंडिया में जिन बैंक्स को ऑथोराइज किया गया है एज एन ऑथोराइज डीलर बाय आरबीआई कि वो ये फॉरेन ट्रांजेक्शन्स मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए कैटेगरी है दैट इज एडी कैटेगरी 1 बैंक, उससे ऊपर कुछ नहीं। अपने ऑथोराइज बैंक बोल के भी उसको इन जनरल कंसिडर कर सकते हैं। और कहाँ पे अप्लाई करना है उसका रेफरेंस दे रखा है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। अब कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना पड़ेगा आरबीआई को और ये एडी कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ केसेस बता रखे हैं। फर्स्ट केस क्या बोला, उसी समझ आ जाएगा क्यों अप्रूवल की बात हो रही है। द एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ और इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। ये एग्जाम्पल्स हो गए कि अगर ये सारे मैटर्स हैं तो फिर डायरेक्ट अप्रूवल या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करेंगे, अलाउ करेंगे, फिर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पाकिस्तान का कोई सिटीजन, वहाँ की कोई रजिस्टर्ड कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो क्या इनको 100% एफडीआई या डायरेक्ट रूट से अलाउ कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा रिस्क हो जाएगा। इनको तो नहीं अलाउ करते, फिर भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो ऑब्वियसली इनके लिए तो रूल रेगुलेशन होने ही चाहिए। तो ऐसी कोई कंपनीज जनरली इंडिया में अभी तो काम कर नहीं रही और करने भी नहीं देंगे, वो इम्प्लाइड है। Next, the applicant is a citizen of or registered in Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran, China, Hong Kong, Macau, and the application is for opening a branch office in Jammu and Kashmir, Northeast region, Andaman Nicobar Islands। आपको पता है कि स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव जगह है सारी, जम्मू एंड कश्मीर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, और वहाँ पे जिन लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करना है वो फॉरेन कंपनीज है, और फॉरेन कंपनी कौन से कंट्री को बिलोंग करती है वो भी देख लो। ये सारे कंट्री अपने नेबरिंग है, इनके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई मैटर में प्रॉब्लम रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज को लेकर डिस्प्यूट्स रहे, तो ये लोग अगर इंडिया में इन जगह पे कंपनी सेटअप करेंगे ना, तो वो कंपनी बिजनेस के लिए नहीं होगी, वो इन्वेस्टिगेशन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए ही होगी, ये डाउट गवर्नमेंट को रहेगा। तो इसलिए बोला ऐसे परमिशन नहीं देंगे, पहले अप्लाई करो फिर देखेंगे। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट फॉल्स इन द 4 सेक्टर्स, नेमली डिफेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनमें से किसी भी सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट पहले एकदम डिटेल्ड वेरिफिकेशन करेगी, फिर ही परमिशन देगी, बिकॉज सेक्टर कौन सा है वो भी देख लो। डिफेंस सेक्टर में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाइना की कंपनी इंडिया में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारे लिए थ्रेट की बात ज़्यादा है कि कल को हमारे डिफेंस में उनको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई वॉर वाली सिचुएशन आ गई तो अपने पास कुछ रहेगा ही नहीं अपना एक डिफेंस के लिए, तो इसलिए इनको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। टेलीकॉम सेक्टर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारा जो सेक्टर है ना, ये मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत काम आता है। आप किसी का इंटरनेट बंद कर दो पूरे कंट्री का, कम्युनिकेशन ही ठप हो जाएगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे आपस में, तो डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को। तो आजकल जो वॉर लड़ने का तरीका है वो गन्स और
ये सब चीज़ों से, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से कम है, ये सब चीज़ों से ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके सामने वाले को ज़्यादा परेशान कर सकते हो, उसका डेटा हैक कर लेना, उसका टेलीकॉम नेटवर्क पूरा शट डाउन कर देना, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स को ब्लॉक कर देना, बैंक अकाउंट्स को ऑनलाइन हैक कर लेना। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो कंट्री वो सब चीज़ों पे अपने आप को बचाएगा या बॉर्डर पे फाइट करेगा, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसलिए सेक्टर में इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट, हाउएवर फर्दर इन द केस ऑफ प्रपोजल ऑफ ओपनिंग अ branch office relating to the defense sector, no separate reference or approval of the government of India shall be required if the said non-resident applicant has been awarded a contract by or entered into an agreement with the Ministry of Defence। अब ये तो implied हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगर किसी कंपनी को डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो फिर उसमें वापस से गवर्नमेंट से पूछने की क्या जरूरत है, या आरबीआई की क्या नीड है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोच समझ के ही कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तो फिर वो अप्रूवल और वो आरबीआई को अप्लाई करना जो ऊपर बोला था ना, उसकी नीड नहीं रहेगी। ये कॉमन सेंस वाली बात होगी, इम्प्लाइड। परमिशन का क्या मतलब है वो भी समझा दिया, ठीक है। द एप्लीकेंट इज अ एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये एनजीओ वालों को भी बोलते हैं भाई आप भी अप्लाई करो, आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, फ्री प्रोवाइड करेंगे। अब एनजीओ में क्या प्रॉब्लम है, तो समाज सेवा काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो इनके लिए फिर ऐसा इतना रिस्ट्रिक्शन, अप्रूवल, कुछ रीजन, कुछ आइडिया? हाँ, जो फंड्स वो लेके आते हैं ना, क्योंकि एनजीओ वाले क्या काम करते हैं, डोनेशंस लेते हैं। वो डोनेशंस के नाम पे ना एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी का काम ज़्यादा होता है। तो ये लोग पैसा मंगवाते हैं कि भाई डोनेशन आया, चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे, फिर वही पैसा टेररिज्म और बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये थ्रेट हमेशा रहता है, और एनजीओ में बहुत जगह ये प्रूव हुआ है कि इसे फ्रंट पे एनजीओ बना रखा है, पीछे वो पैसों से काम कुछ और ही हो रहा है, तो टेरर फंडिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए फिर इसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस पहले ही लगा रखे हैं। नेक्स्ट, उसमें प्रोविजो में बोला है कि अगर इन लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का कोई लाइसेंस लेना ज़रूरी है और उसमें सर्टिफिकेट ले रखा है, तो फिर यहाँ वापस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये एफसीआरए का जो एक्ट है ना, उसका पर्पस ही वही है कि जिन एनजीओज को, जिन एंटिटीज़ को डोनेशंस के नाम पे फॉरेन फंडिंग मिलती है, उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस देते टाइम गवर्नमेंट ने ये सब वेरीफाई कर ही लिया होगा। तो लाइसेंस्ड एंटिटी है तो यहाँ वापस से फिर आरबीआई से परमिशन ले, फेमा के रूल्स रिपीट फॉलो करे, उसकी नीड नहीं है, वो रिपीटेशन हो जाएगा प्रोसीजर का, इसलिए मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में वो एडी कैटेगरी 1 बैंक वाला ही रेफरेंस दिया हुआ है, वो रिपीट पार्ट है, तो उसको अपने थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। केवाईसी और ये सब चीज़ें बोली है, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट करेंगे, बेसिक प्रोसीजर, तो एक बार आप सिर्फ उसको रीड आउट कर सकते हो, बाकी टेक्निकल नहीं है। फॉरेन कंपनीज अगर ब्रांच ऑफिस को फंडिंग कर रही है तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बोरोइंग, ये सब ऑप्शन ही रहेंगे नॉर्मली जो हर कंपनी में होते हैं। ये ब्रांच ऑफिस क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती हो बोला, और इसमें नॉर्मल सारी एक्टिविटीज है जो एक बिजनेस एंटिटी करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिसर्च वर्क, टेक्निकल फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस, पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करना एज एन एजेंट, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब चलेगा। फॉरेन एयरलाइन शिपिंग कंपनीज भी यहाँ काम कर रही है, ये भी चलेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी चलेगा। तो ये सब इम्प्लाइड बातें होगी, तो यही सारी सर्विसेज यूजुअली एक बिजनेस एंटिटी देती है, उससे ज़्यादा नया तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ की लिस्ट हो गई, और लास्ट में आप देखो एक एनेक्स्चर करके दे रखा है, अगेन बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन की बात हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स में पहले भी कर ली, तो सिमिलर लाइंस पे मिलेगा, तो आपको इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ये पावर ऑफ अटॉर्नी बोला हुआ है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ये टर्म कभी सुना, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? इसमें किसी को राइट्स या अथॉरिटी दे देना, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में मतलब मैं मेरे लीगल राइट्स या साइनिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर मेरे बदले किसी और को पास ऑन कर सकता हूँ। ये लिमिटेड होंगे और टेम्पररी होंगे, तो सारे पावर्स नहीं, लेकिन जो सिलेक्टेड पावर्स है वो दे सकता हूँ, और टेम्पररी बेस पे, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो उसकी बात की हुई है यहाँ पे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या ड्राफ्टिंग होती है वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो यहाँ पे कंप्लीट।